अस्सलाम वालेकुम। सरे एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फ़ातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कोशिश करें कि जितना हो सके पॉजिटिवली अपनी सोसाइटी को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं उनको इम्पैक्ट करें। और हमेशा याद रखें कि जितना भी छोटा या बड़ा हो, आपका कोई ना कोई इम्पैक्ट हर चीज़ जो इससे आप इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ होता है। चाहे वो लोग हों, चाहे वो आपकी इन्वायरमेंट हो, चाहे आपकी जॉब हो, आपकी एजुकेशन हो, आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली हो। तो हमेशा इसका ख्याल करते हुए अपनी इंटरेक्शन में पॉजिटिविटी का शो करने की कोशिश किया करें। अगर आप ट्रैफिक में हैं, कहीं ट्रैवल करें, कहीं पर भी हों, वर्क एनवायरनमेंट में हों, स्टूडेंट एनवायरनमेंट में हों, ओवरऑल किसी भी जगह पे हो, कोशिश करें अच्छी बातें करें। और कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कोशिश करें कि कुछ ना कहें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में ज़रूर बात करें। अगर हम बात करते हैं मैट्रिक रिजल्ट्स की, तो आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक डिस्कस किया जा रहा था कि कितना डिले कर दिया गया है मैट्रिक के रिजल्ट्स को। इनफैक्ट जितने भी बच्चे आगे एडमिशन्स लेने का वेट करें या ऑलरेडी एडमिशन्स ले चुके हैं, क्लासेस भी कई जगहों पे स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। बिकॉज आपका रिजल्ट आता है, अगर वो एक्सपेक्टेशन के से ज़्यादा है तो भी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज आपने प्लान आउट किया एक एवरेज पर। लेकिन अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आ जाता है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आप ऑलरेडी हो सकता है कि पहले सेमेस्टर की फ़ी दे चुके हों, आप ऑलरेडी एडमिशन का जो भी प्रोसेस है उसको कर चुके हों। तो डिफरेंट तरह से ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम इंटर के रिजल्ट्स की भी बात करते हैं, वो 20 अक्टूबर आई सपोज़ के अराउंड रिलीज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से अगैन वो बच्चे जिनके लिए स्टेक्स और भी हाई हो जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, अपने कोर्सेज पिक आउट करें, हो सकता है एक्सपेक्टेशन से कम या ज़्यादा होने की वजह से उनका ग्रेड वो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि परफॉर्म ना कर पाए हों, उनके एडमिशन्स तक इनवैलिडेट हो जाते हैं, दोबारा से उनको उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा और जो फ़ी ऑलरेडी पे हो चुकी है वो ऑफ कोर्स रिटर्न नहीं की जाती। इवन तो स्टूडेंट्स की तो कोई गलती नहीं है, उन पेरेंट्स की तो कोई गलती नहीं है जो कि हार्ड अर्नड मनी अपने बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, और उन बच्चों का भी कोई फ़ॉल्ट नहीं है जो कि ऑफकोर्स इतनी मेहनत करते हैं। और ये दोनों पॉइंट्स, जब हम मैट्रिक की बात करते हैं या इंटर की बात करते हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ पे। एंड इनफैक्ट आई डू बिलीव कि शायद आपकी जो एजुकेशनल जर्नी होती है उसमें दो मेजर माइलस्टोन्स होते हैं, जिसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, पर्टिकुलरली मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा ये आपके मार्क्स आपको बता सकते हैं कि किस में नेचुरली आप अच्छा परफॉर्म करें, किस सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट आपको महसूस हो रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा और हमारी जो सिस्टम है एजुकेशन का उसको इम्प्रूव ना किया गया, तो आगे चलते हुए भी बच्चे इस तरह से कंफ्यूज रहेंगे, उनके फ्यूचर इम्पैक्ट होंगे। और इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज पर लाइफ की वो एक तरह से कंफ्यूज और लॉस्ट नज़र आएंगे, और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और प्रिडिक्टेबिलिटी के ऊपर आप अपना फ्यूचर और इतने बड़े डिसीजंस को बेस नहीं कर सकते। नॉट टू मेंशन कि फाइनेंशियल कॉस्ट जो इसके अंदर ओवरऑल इन्वेस्टेड होती है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस की अगर हम आज बात करते हैं, या इवन अगर हम इंटर की फ़ीस की भी बात करते हैं, तो इतनी हाई फीसेस होने के बाद वो फ़ीस का ज़ाया हो जाना किसी भी तरह से आई डू थिंक वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और उसका किसी भी तरह से अकाउंट में नहीं लिया जाता है, किसी भी तरह से उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे बातचीत करेंगे इसी वाले से, और ना सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कितना बड़ा इशू है मैट्रिक के रिजल्ट्स, किस तरह से इशू किए जाएंगे, इंटर के रिजल्ट्स में अभी कितना वक्त बाकी है, किस तरह से बच्चों को इम्पैक्ट करेगा, पेरेंट्स को इम्पैक्ट करेगा, और इनफैक्ट जिन बच्चों के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स से कम आते हैं उन पर क्या असर होगा, और जिनके बेहतर आ जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक प्लानिंग ना होने की वजह से, एक स्ट्रक्चर मौजूद ना होने की वजह से डेफिनेटली कहीं ना कहीं इश्यूज़ आएंगे, उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो जी हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर, आपको वेलकम करते हैं। जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जहांगीर, जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि मैट्रिक एंड इंटर आई थिंक दो सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं किसी भी बच्चे की एजुकेशनल जर्नी में, एंड आपको रियली पिवट करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं मूविंग फॉरवर्ड, किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, किस मेजर में जाना चाहते हैं। एंड अगर आपकी उस पॉइंट पे जब आप ये डिसीजन ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आई थिंक सबसे बेहतर इंडिकेटर आपके इंटरेस्ट का वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप नेचुरली जिनमें अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा आई थिंक इस लुकआउट पे रहना चाहिए। बट अब रिजल्ट्स ही नहीं आए हैं, बच्चे ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़, ऑलमोस्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कहीं पर प्लान हो रहा है और नेक्स्ट मंथ से क्लासेस जो हैं वो शुरू हो रही हैं, तो एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या इम्पैक्ट होगा बच्चों के ऊपर? अच्छा फ़ातिमा, अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी हो तो ये सारे डाउट्स रहे ना। बाकी मसला ये कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, रिज़ल्ट कब अनाउंस होना है ये हर साल डिफरेंट डेट्स आती हैं। इस साल और पिछले 3 साल में कोविड की वजह से हर साल ये डिस्टर्ब रहा,
और बच्चे जो हैं वो उनको डिले करना पड़ा अपना अगला सेशन। इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्म पॉलिसी इस तरह से नहीं है, ना HEC की तरफ से कोई गाइडलाइन मौजूद है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ एक क्राइटेरिया और एक वक्त में एडमिशन स्टार्ट करें। अब ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की अगर बात करें तो वो सारे एडमिशन मुकम्मल कर चुकी हैं। GC यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने अभी तक लॉन्च ही नहीं किए, एडमिशन ओपन ही नहीं किए क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसी तरह से वीमेन यूनिवर्सिटी है वो भी डिले करते हैं, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है वो भी फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर कर लेते हैं। तो जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिर्फ रिज़ल्ट के वेट में रहते हैं कि रिज़ल्ट आएगा तो अप्लाई करेंगे, वो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन का चांस खो देते हैं क्योंकि वहाँ एडमिशन जो है वो रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले कर दिया जाता है। गैप ईयर की तरफ उनको जाना पड़ता है, विच इज़ आल्सो समथिंग जो कि काफ़ी मुश्किल आपके लिए चीज़ें कर। अब बच्चे जो रिजल्ट के वेट में बैठे हैं ना, वो ज़राई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, वो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, वो UET में एडमिशन नहीं ले सकेंगे और इस तरह से वो फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। उनके लिए ऑप्शन बचेगा GC यूनिवर्सिटी या वीमेन यूनिवर्सिटी। फैसलाबाद की अगर बात करें तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर कर लिया। अब देखिए ये यकीनी बात है कि कभी भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आपके एग्जैक्ट मार्क्स नहीं आते और जो बच्चे एवरेज होते हैं उनके तो बिल्कुल वो अनप्रेडिक्टेबल नंबर आते हैं। जो 60% 70% की रेंज वाले बच्चे होते हैं ना, उनके हमेशा वो अप एंड डाउन आता रहता है। एंड द फनी थिंग इज जहांगीर कि कई दफ़ा एक्सपेक्टेशन से अच्छे भी आ जाते हैं, तो डेफिनेटली 60 एंड 70% पे भी जो बेस कर रहे होते हैं एंड एट द एंड सरप्राइजिंगली इनफ आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। और वो बच्चे बाद में पछताते हैं कि हमने फलां यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों नहीं किया, बिकॉज दे कुड हैव, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनका सेटबैक होता है, नंबर अच्छे नहीं होते और उस बुनियाद पर। अभी देखें ये नेचुरल है कि जो जिन बच्चों के फर्स्ट ईयर में या 9th में नंबर कम होते हैं वो सेकंड पार्ट में उनके हमेशा ही ज़्यादा होते हैं नंबर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। 9th में नंबर कम होते हैं, फर्स्ट ईयर में नंबर कम होते हैं, सेकंड ईयर में हमेशा। वो जो एक्सेप्शनल केसेस है ना टॉप वाले, जिस बच्चे ने 90 प्लस का टारगेट किया होता है वो सेपरेट है। लेकिन मेजॉरिटी बच्चे जिनका 50, 60, 70, 80 की रेंज में मार्क्स होते हैं ना, उनके आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उनके 9th में और फर्स्ट ईयर में नंबर कम होते हैं। अच्छा जहांगीर, एक बड़े मज़े की चीज़ जो हमें कोविड के दौरान नज़र आई वो ये थी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हुए और बहुत सारे बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। क्या इस दफ़ा भी लगता है 1100 में से 1100 दिए जाएंगे या जो लीनियंसी थी वो अब ख़त्म कर दी जाएगी? इस दफ़ा इम्पॉसिबल है 1100 नंबर। अच्छा, क्योंकि अब वो था फातिमा के 3 पेपर लिए गए बच्चों से और उनको मल्टीप्लाई किया गया 4 से और उनको 12 किताबों के नंबर दिए गए। अब 3 सब्जेक्ट वो थे जिसमें ऑलरेडी माजी में बच्चों के 100% मार्क्स आते रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। इनमें बच्चे पहले ही 100% मार्क ले चुके हैं माजी में। नंबर आपके कटते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, मुताले पाकिस्तान में, इस्लामियात में, वो पेपर नहीं लिए गए। अब जब वो पेपर नहीं लिए गए तो नंबर कटे नहीं और 3 पेपर जो लिए गए मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो उनके साथ कुछ लोगों का, तो उनमें 100% मार्क्स आने की वजह से उनको सब में 100% दे दिए गए। इसलिए 1100 में से 1100 नंबर आने वाले बच्चों की तादाद वो 200 से ज़ायद थी सिर्फ फैसलाबाद में। अब इस बार तो कोई चांस ही नहीं है कि अच्छा, एंड आई थिंक दे लक्ड आउट बिकॉज वो एक ऐसे पॉइंट पे वो मैट्रिक में जा रहे थे या इंटर में जा रहे थे जहाँ पर ये पॉसिबल हो सका, लेकिन आगे चलते हुए इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। और जिन्होंने फर्स्ट ईयर में उस पॉलिसी के नंबर ले लिए उनको भी अब सेकंड ईयर में टफ मार्किंग होगी क्योंकि अब सारे एग्जाम हुए हैं। जिसने 9th में या फर्स्ट ईयर में वो एग्ज़ाम दिए थे स्मार्ट सिलेबस पे या कम पेपर दिए थे, उनको भी अब लाजमी पेपर जो है वो देना पड़े। यानी कि उन्होंने पार्ट फर्स्ट में इंग्लिश का पेपर नहीं दिया लेकिन सेकंड में दिया, उन्होंने मुताले पाकिस्तान या इस्लामियात का नहीं दिया लेकिन सेकंड पार्ट में दिया। और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बल्कि हो जाएगा कंपैरेटिवली अगर देखें, बिकॉज 2 साल के मार्क्स कंबाइन होने के बजाय अब सारा प्रेशर आपके एक एग्ज़ाम के ऊपर होगा। नो डाउट, अब जो आपका, इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने बात की कि एक्सपेक्टेशन से कम ज़्यादा नंबर होंगे तो वो होंगे। ये सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशन पे नंबर अकॉर्डिंगली आते हैं जिनका पहले 90 प्लस वाली मैं बात कर रहा हूँ कि 90 प्लस पे जो बच्चे होते हैं ना उनके तकरीबन करीब होते हैं, उनके जो वो गेस लगाया होता है ना उन्होंने कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, उनके करीब तरीन होते हैं क्योंकि वो पहले ही बहुत अच्छा सिक्योर कर चुके हैं अपने आप को। लेकिन जिनके एवरेज मार्क्स थे पार्ट 1 में या फर्स्ट ईयर में, 9th में और 11वीं जमात में, फॉर एग्जांपल किसी के बच्चे के 300 से 400 की रेंज में जो नंबर आए हैं ना वो अल्टीमेटली 400 से प्लस लेगा सेकंड पार्ट में। ये गारंटी है कि जिसने 300 से 400 के रेंज में पार्ट 1 में नंबर लिए हैं उसके सेकंड पार्ट में 400 से अबव ही जाएगा। कितना अबव जाएगा ये रिजल्ट बताएगा।
ये डाउट में होता है उसका। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में ज़्यादा नंबर ले लें और सेकंड में कम चले जाएं। ये नामुमकिन चीज़ में से है मेरे लिए, और अब तक का जो एक्सपीरियंस है, रिज़ल्ट हर साल हम देखते हैं, पार्ट 1 में सप्लियाँ भी ज़्यादा होती हैं, सेकंड में सप्लियाँ कम होती हैं। अब देखिए 9th और 10th का अगर आप एक एग्जांपल लें कि 10th का जो हमारा रिज़ल्ट नॉर्मली आता है वो 70% तक आता है, 70-80 इसके राउंड अबाउट हर साल। और ये कोविड का था 100% क्योंकि इन्होंने सबको पास कर दिया था। उसके अलावा 9th का रिज़ल्ट कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं आया, यानी कि 50% बच्चे वो होते हैं जो सप्लियाँ ले लेते हैं पार्ट 1 में, वो सेकंड में जाके 20% उनमें से अपनी सप्लियाँ क्लियर कर लेते हैं, यानी कि सप्ली भी साथ क्लियर कर लेते हैं। तो इसलिए अब 31 अगस्त को जो रिज़ल्ट आ रहा है मैट्रिक का, चूँकि ये पहले ही लेट है, पहले जुलाई में रिज़ल्ट आता था हमारे यहाँ, 25 जुलाई को मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस होता था और 12 सितंबर को सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस होता था। अब ये 25 जुलाई की बजाय 31 अगस्त को जा रहा है, इसका मतलब कि एक माह तो बच्चे पहले ही लेट हैं। अब वो बच्चे जो आप बता रहे हैं कि आपने भी डिस्कस किया कि कुछ पहले प्री क्लासेस में एडमिशन ले लेते हैं, उनमें से वो जो आपका मिडल वाला तबका है ना, वो नहीं जाता, क्योंकि उसे डाउट होता है कि मेरी कोई सप्ली ना आ जाए, मेरे नंबर कम ना आ जाएं, मेरी फ़ीस ना, क्योंकि जो प्री एडमिशन में कंडीशंस होती हैं ना, वो कहते हैं कि 60% से कम नंबर हुए तो आपको फ़ीस देना पड़ेगी, ज़्यादा हुए तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह की शराइत होती हैं कि रिज़ल्ट में आधे बच्चे वैसे ही उनकी वो रेंज से नीचे चले जाते हैं और उनको फ़ीसें देना पड़ती हैं। एंड कोरोना के दौरान आई थिंक रिजल्ट्स डिलेज थोड़ा ज़्यादा हुए, ऑफ कोर्स एग्जामिनेशंस के हवाले से भी काफ़ी डाउट्स थे, डेट्स आगे पीछे हो रही थी, एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे थे, दोबारा स्केड्यूल किए जा रहे थे। आपको लगता है कि वही चीज़ अब कंटिन्यू होगी, उसको एक वो हैबिट में डेवलप होगी कि रिजल्ट्स इतना डिले करते हैं? फातिमा, एक ऐसा सेटबैक बोर्ड के लिए था कि बोर्ड ने 2018 में एक प्लान बनाया कि हम हर साल रिजल्ट को पीछे लेके आएंगे। हर साल 10 दिन इन्होंने पीछे करना था अपने एग्ज़ाम को। जिस तरह अप्रैल में एग्ज़ाम होते थे, उनको इन्होंने मार्च में लेके आना था। रिज़ल्ट को जुलाई के लास्ट वीक के बजाय फर्स्ट या सेकंड वीक में लेके आना था, लेकिन आ गया कोविड। क्योंकि तमाम जो आपका एकेडमिक मैट्रिक तक चलती है स्कूलिंग, उसमें आपका मार्च में एंड ईयर हो जाता है, आप अप्रैल में नई क्लास में बैठ जाते हैं। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो गैप है ना, उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। आप मैट्रिक एग्ज़ाम देते हैं, आप फ्री होते हैं मार्च में स्कूल से, लेकिन आपको अगला एडमिशन मिलता है जाके सितंबर में। वो बच्चों के जो 5-6 माह ज़ाया होते हैं ना, उसको टैकल करने के लिए बोर्ड ने एक पॉलिसी दी थी कि हर साल हम इसको थोड़ा सा करीब लेके आएंगे, एग्ज़ाम पहले लेंगे। मार्च में एग्ज़ाम अगर स्केड्यूल कर लिए जाएँ तो उसको जून जुलाई में और पीछे और लेके आया जा सकता है। कि उनका पर्पज़ ये था कि हम जुलाई तक सारे रिज़ल्ट्स दे दें और मैक्सिमम अगस्त में अगले सेशन स्टार्ट करवा दिया करें। लेकिन अब चूँकि इस बार मज़ीद डिले हो रहा है तो अब ये और आगे जाता नज़र आ रहा है। लेकिन अगले सेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसमें कहा है कि अगला साल मार्च में हम एंड करेंगे और अप्रैल में एग्ज़ाम लेंगे। तो उम्मीद है कि अगले साल, एक तो टीचर और स्टूडेंट के लिए मसला है कि उनको टाइम कम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए अगले तालीमी सेशन में, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि अब आगे से स्ट्रीमलाइन चीज़ें होती जाएंगी और टाइम जो हमारा ज़ाया हो रहा है बच्चों का, वो मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक के स्केड्यूल के मुताबिक बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। अब सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट 20 अक्टूबर को है, वो यकीनी तौर पर बच्चे जब एडमिशन लेंगे आगे तो अक्टूबर गुजर चुका, टाइम हैज़ पास्ड के ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर पूरा हो रहा है। और तो अगला सेमेस्टर उनका यूनिवर्सिटी में जाके उनको तकरीबन वो 4 माह में वाइंड अप करना पड़ेगा, 6 माह नहीं मिलेंगे। एंड ये बहुत परेशानी की सूरत हाल होगी क्वाइट ऑनेस्टली, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी फ़ी पे कर चुके होंगे या इन द प्रोसेस होंगे। जहांगीर, अगर हम बात करते हैं आज, ऑफ कोर्स अभी 2 महीने लेट क्यों किया गया? इसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया जा सकता? तो थोड़ा जल्दी नहीं रिलीज़ किए जा सकते थे इंटर के रिजल्ट्स? अच्छा, रिज़ल्ट जो है ये चूँकि फैसलाबाद की अगर बात करें, फैसलाबाद बोर्ड में तकरीबन 2.25 लाख बच्चा मैट्रिक एग्ज़ाम देता है। ये है सिर्फ 10th का। अगर 9th का मिला लें तो वो भी राउंड अबाउट इतना ही है, 2.25 लाख। तो तकरीबन इतने बच्चों के एग्ज़ाम और उनके कंडक्ट के बाद उसको पेपर मार्किंग करना, और उसके बाद इनका जो क्राइटेरिया है, इसको 4 जगहों से मुख्तलिफ चेक करवाया जाता है। पहले सब एग्जामिनर चेक करता है, उसके बाद 4 जगहों से, हाँ, उसका जो 20% पेपर है उनको दोबारा उसका हेड एग्जामिनर चेक करता है। हेड एग्जामिनर के बाद दोबारा सुपर चेकर इसको चेक करता है।
उसमें अगर कोई गलती हो जाए, कोई नंबर ना लगे हों, कोई अगर वो देखे तो उसको दुरुस्तगी सुपर चेकर लेवल तक हो सकती है। उसके बाद कंपाइल किया जाता है। देखिए अब ये है सिंगल सब्जेक्ट का 3 जगह पे चेक होकर उसके बाद कंपाइल होना है बोर्ड ऑफिस में सारा। इस पर पहले फैक्टिशियस रोल नंबर लगते हैं। आपका पेपर चेक करने वाले को नहीं पता कि ये किस बच्चे का पेपर है, उसने ऊपर से रोल नंबर काट के उसको पेपर दिया जाता है। तो वापस जाके बोर्ड में दोबारा से ये दोबारा उसके असली रोल नंबर लगना, उसकी मार्किंग होना और उसको सारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना, क्योंकि अब पिछले कुछ सालों से आपका सारा रिज़ल्ट जो है ना वो ऑनलाइन हो रहा है। अब आपको वो गज़ट ख़रीदने की किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से बोर्ड की वेबसाइट चेक करें और उसमें अपना रोल नंबर एंटर करें और आप रिज़ल्ट आपके सामने। ये सुबह 10 बजे रिज़ल्ट ऑनलाइन कर दिया जाता है। 31 अगस्त को यही होगा कि 10 बजे बोर्ड की वेबसाइट पर रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा। स्टूडेंट अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, रिज़ल्ट उनके सामने होगा, उसको प्रिंट निकालें, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। जहांगीर, एक और चीज़ जो कि ऑफ कोर्स आपने चेकिंग के हवाले से बात की, क्या इस प्रोसेस के अंदर आपको लगता है कि इसको देना चाहिए, जिस तरह से आपने कहा कि 4 यूजुअली डबल चेक ज़रूर किया जाता है, लेकिन 4 टाइम्स अगर आप चेक करें ऑफकोर्स उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा रिसोर्स लगती हैं, और किस तरह के डिफरेंट इश्यूज़ इस प्रोसेस में और डिले पैदा करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आपको पता हो कि प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये इशू पैदा हो रहा है, तो आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज स्पेशली बात कर रहे हैं मैट्रिक एंड इंटर के रिजल्ट्स के हवाले से। यूजुअली इतना वक्त क्यों लगता है इन रिजल्ट्स को इशू करने में, और इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में अगर हम देखते हैं कोरोना की वजह से डिले होना शुरू हुए है, और वही चीज़ अब एक हैबिचुअल तरीके से नज़र आ रही है, जहाँ पर इस साल भी रिजल्ट्स डिले होंगे, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स शुरू हो चुके होंगे, इंटर की क्लासेस शुरू हो चुकी होंगी, और तब मैट्रिक एंड इंटर के रिजल्ट्स को इशू किया जाएगा। जहांगीर, ब्रेक में जाने से पहले मैं बात करी थी कि किस तरह से डिफरेंट इशूज़ या डिफरेंट चीज़ें, फैक्टर्स इम्पैक्ट करते होंगे इस डिले को। एक तो 4 दफ़ा पेपर को चेक किया जाता है, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 2 दफ़ा अच्छी तरह चेक कर लिया जाए बजाय इसके कि 4 दफ़ा स्लो पेस पे चेक किया जाए। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हैं? रिसोर्सेज, नंबर ऑफ़ टीचर्स, नंबर ऑफ़ चेकर्स, और किस तरह के प्रॉब्लम्स इस प्रोसेस में? अच्छा फातिमा, देखें, एक तो चेकिंग का निज़ाम सख्त होने की वजह से ही बोर्ड की क्रेडिबिलिटी है कि इसके रिज़ल्ट को हर जगह पे माना जाता है। इस हवाले से जो डिफ़िकल्टीज़ आप बात कर रही हैं या उसकी परेशानियाँ हैं, उसका मसला ये है कि तमाम जो पेपर हैं उनको चेक करने के लिए सिर्फ 8 से 10 सेंटर बनाए जाते हैं। अब देखें, आपने एग्ज़ाम लेना है 500 से ज़ायद सेंटर पर, लेकिन आपने जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है उसके लिए सिर्फ 10 सेंटर बनाए गए हैं। 500 सेंटर्स पर पेपर अगर लिए जा रहे हैं और उसको चेक करने के लिए सिर्फ 8 से 10 सेंटर हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा कि 500 सेंटर्स के पेपर को 10 जगहों पर चेक करना। तो ये उसके डिले की सबसे बड़ी वजह है कि 500 सेंटर्स पर आपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया लेकिन उसको चेक करने के लिए सिर्फ 10 सेंटर बनाए। इसके सेंटर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हर तहसील में 10-10 सेंटर होने चाहिए। यहाँ पर हर तहसील में एक सेंटर बनाया जाता है और वहाँ पर पेपर भिजवा दिए जाते हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है, और रोज़ाना एक लिमिट होती है कि कोई भी चेकर 50 से ज़्यादा पेपर चेक नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है उससे कहते हैं कि अगर ज़्यादा पेपर देंगे तो ये एफिशिएंसी इनकी वो ख़राब होगी और लोग जल्दी जल्दी में चेक करेंगे। तो 50 की लिमिट लगाइए कि 50 का बंडल उसको मिलेगा, वो चेक करेगा, उसको तसल्ली से चेक करें और कोई पेपर, कोई क्वेश्चन अनमार्क ना रह जाए। तो इस हवाले से सिर्फ इसकी तादाद बढ़ाकर सेंटर की इसको जल्द मैनेज किया जा सकता है। जो हम 2 माह का है उसको 1 माह में भी ला सकते हैं, लेकिन मसला यही है कि इन्होंने हर तहसील में एक सेंटर बनाना होता है। फैसलाबाद सिटी में 2 सेंटर बना देते हैं और वहाँ पर जो पेपर है वो चेकिंग का अमल वो यकीनी तौर पर फिर सुस्त रवि का शिकार ही रहेगा जब 500 सेंटर्स का पेपर आप सिर्फ 10 सेंटर से चेक करवाएंगे। अच्छा जहांगीर, डिफरेंट तरह की स्टोरीज़ भी कई दफ़ा सुनने को आती हैं जिसके अंदर यूजुअली डिफरेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके रिज़ल्ट्स के नंबर्स को ऑल्टर करने की भी कोशिश की जाती रही है इन द पास्ट। करंटली हम उसको लेकर कहाँ पर स्टैंड करते हैं? अच्छा, इस वक्त अगर कोई कह दे आपको कि मैं आपके नंबर लगवा सकता हूँ या आपका पेपर मैं चेक, तो झूठ बोल वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि फिक्टिशियस रोल नंबर जो पेपर चेक कर रहा है ना, उसको नहीं पता कि मैं किसका पेपर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और पेपर के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी हो, लास्ट ईयर एक केस सामने आया था कि एक टीचर की तरफ से कॉल चली गई स्टूडेंट को कि आपका पेपर हमारे पास आया है, तो आप बताएं अगर इसमें नंबर लगवाने हैं तो हम कोई डील करें। लेकिन आगे से कंप्लेन हो गई और वो टीचर पकड़ा गया और मामला ये निकला कि उसका असल रोल नंबर उतारा नहीं गया था उस पेपर में से। अदरवाइज़ आपके जो 2.25 लाख पेपर है वो सारे रोल नंबर के बगैर आगे भेजे जाते हैं।
ऊपर से वो कट किया होता है और कोई तरीका नहीं कोई होता किसी तरीका के नहीं। लिए। वो वाहद एक केस पिछले साल सामने आया और उसमें फिर उन्होंने 8 से 10 बंदों को कसूरवार ठहराया और उन पर 10 साल पाबंदी लगाई कि बोर्ड के आइंदा ड्यूटी नहीं वो लोग कर सकेंगे। अब देखिए, जिस बंदे ने वो रोल नंबर उतारना था एक वो कसूरवार करार पाया, और जिस टीचर के पास वो गया उसने वो स्कूल ट्रेस करके उस बच्चे को कॉल की तो फिर वो कसूरवार पाया गया। और इसी तरह से और जो उससे मुतल्लिका लोग थे उनको उन्होंने उस टीचर पर 10 साल के लिए पाबंदी लगा दी कि वो आइंदा 10 साल के लिए पेपर नहीं चेक कर सकते। अच्छा, इन्विजिलेटर्स के हवाले से भी यूजुअली रूमर्स सुनने को मिलते रहे हैं इन द पास्ट, एंड आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं बिकॉज रूमर्स एट द एंड ऑफ द डे रूमर्स ही होते हैं कि इन्विजिलेटर्स को आप स्पेशली अगर वो फेवर करते हैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को तो हो सकता है कि वो उसको पेपर के दौरान जो एक्स्ट्रा टाइम दे दें या फिर उनको एक दूसरे से बात करने दें या कुछ इस तरह का सिनेरियो। क्या आज भी ये होता है? अच्छा, जो तो आपका पेपर कंडक्ट करवाना है, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन बच्चे किसी को फेवर दे देना या किसी को रिलैक्स कर देना, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये आज भी हो रहा है। अब देखें, इंसानी हमदर्दी के तौर पर बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, सारे बच्चों को, किसी एक बच्चे को नहीं। मोस्टली जहाँ पर ऐसे केसेस होते हैं ना, क्योंकि अक्सर जगहों पे ये होता है कि पेपर लेट शुरू हुआ, वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम 10-15 मिनट दे दी जाते हैं। और ऐसी शिकायत भी मिलती है बाज़ जगह पर कि वो टीचर इतने सख्त होते हैं कि वो टाइम से पहले पेपर लेना शुरू कर देते हैं। वो शिकायत भी स्टूडेंट की तरफ से आती हैं, और वो अगर तो बोर्ड ऑफिस में इस तरह की कोई कंप्लेन हो जाए कि पेपर से पहले ले लिया गया हमसे पेपर, या किसी ख़ास बच्चे को फेवर दी गई, तो उस पर बाकायदा इंक्वायरी भी लगती है और लोगों की ड्यूटियाँ कैंसिल भी होती हैं। अक्सर जगहों पर फेक कैंडिडेट बिठाए जाते हैं किसी ना किसी मिलीभगत से, वो पकड़े भी गए हैं और उसमें पर्चा भी होता है, उसमें FIR भी होती है। और मैट्रिक के रिज़ल्ट में तकरीबन 15 केसेस सामने आए थे फेक कैंडिडेट के, और सिटी 41 ने भी वो सारे हाईलाइट भी किए थे। अच्छा जहांगीर, ये फेक कैंडिडेट की जब आप बात करते हैं, ये अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसको इस तरह से है कि रोल नंबर स्लिप किसी और की है और उसकी जगह बैठ के कोई और पेपर दे रहा है। आपने किसी तैयार बच्चे को बिठा दिया पेपर पास करवाने के लिए और स्टूडेंट ने उसको चेक नहीं किया, हालांकि रोल नंबर स्लिप में तस्वीर जो है वो लगी होती है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ID कार्ड से जो वो नहीं चेंज हो सकती। आप ओरिजिनल ID कार्ड या बेफॉर्म या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि एक लिस्ट होती है अमले के पास आती है, एक लिस्ट होती है बच्चे के पास जो रोल नंबर स्लिप। अगर आपकी और उसकी रोल नंबर स्लिप की तस्वीर मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब कैंडिडेट फेक है। तो अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि जब बोर्ड का अमला सरप्राइज रिजल्ट करता है तो वो अगर उसको किसी बच्चे पे डाउट हो तो उसकी अपने रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी तस्वीर चेक करते हैं और उसकी रोल नंबर स्लिप वाली चेक करते हैं। अगर दोनों डिफरेंट हो जाएं या सामने पता चल जाता है कि ये बच्चा वो नहीं है, तो फिर उससे थोड़ी सी पूछगिछ करते हैं तो पता चल जाता है कि ये तो किसी दोस्त की जगह पर पेपर दे रहा है। अच्छा, और क्या होता है इन बच्चों के साथ, इन फेक कैंडिडेट्स के साथ? फेक कैंडिडेट के साथ एक तो उसका रिजल्ट कैंसिल होता है, उसके अलावा जो बच्चा बैठ के दे रहा हो अगर उसकी बोर्ड की रिज़ल्ट हो, उसका बोर्ड का मैट्रिक हो, तो उसकी बोर्ड की मैट्रिकुलेशन कैंसिल कर दी जाती है। उसके अलावा FIR में उसको अरेस्ट करवा दिया जाता है, बाद में वो बेल पे जाएगा, जो भी करेगा। लेकिन उन दोनों बच्चों का वो उस साल का पेपर समझ लें, वो उस साल वो क्लियर नहीं कर सकते। उस साल पाबंदी लग जाती है कि ये सारे बच्चा ब्लैक लिस्ट हो गया, उसके पेपर कैंसिल। और अगर जो बच्चा उसकी जगह बैठ के दे रहा है अगर वो पहले से मैट्रिक पास है तो उसकी मैट्रिक की सनद को कैंसिल कर दिया जाता है और सारे रिकॉर्ड में और सारा उसका नोटिफिकेशन जारी होता है बाकायदा। और इस हवाले से यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक काम है। अगर आप अपनी जगह किसी और को बिठा के पेपर दिलवा रहे हैं तो ये यकीनी तौर पर किसी न किसी स्टाफ के मिलीभगत से होता है। उस सेंटर के अमले को चेंज किया जाता है, उसके बाद उनको ड्यूटी से ख़त्म कर दिया जाता है कि आपकी ड्यूटी ख़त्म। और चूँकि ये सारा जो अमला है एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है, बोर्ड डायरेक्टली इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता सिवाय इनको ड्यूटी से हटाने के। तो उनके CO एजुकेशन को एक मरसला भिजवाया जाता है कि आपके फ़लाँ सेंटर पर ड्यूटी करने वाले लोग थे, ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आए हैं, तो आप इनके ख़िलाफ़ महकमाना इंक्वायरी इनिशिएट करें। तो महकमा तालीम की तरफ से मोस्टली उनको वो वार्निंग दे के उनको छोड़ दिया जाता है और आइंदा उनकी ड्यूटियां नहीं भेजी जाती बोर्ड ऑफिस में। तो काफ़ी हद तक कोशिश तो बोर्ड ऑफिस की नज़र आती कि नीट एंड क्लीन रहे, लेकिन इंसान जहाँ भी इन्वॉल्व होगा वहाँ पर कुछ। और जो ज़्यादातर आपने एग्ज़ाम सेंटर वाली बात की ना, फेवर जिसने भी देनी है वो एग्ज़ाम सेंटर में देनी है। और बाज़ औक़ात हमें सुनने में आता है कि जनाब मारूज़ी बच्चों को हल करवाई गई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी होती हैं, सिफारिश कल्चर भी होता है, पैसे भी लगते हैं कुछ इदारों पर। ये कहते हैं कि वो मैनेज कर लेते हैं सारे के सारे स्टाफ को। अब देखें ना, अब वो ऐसी अब पिक एंड ड्रॉप की ज़िम्मेदारी, स्टे की ज़िम्मेदारी, खाने पीने की ज़िम्मेदारी, इस तरह से जब आप किसी के साथ करते हैं तो वो आपको फेवर देता है, आपके बच्चों को रिलैक्स कर देता है।
तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अब पेपर ऐसा क्राइटेरिया आ गया कि हर बच्चे का पेपर डिफरेंट है, तो काफ़ी चीज़ें ना उसमें अच्छा, एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप देखते हैं या आप स्कूल्स को देखें या आप इंटर के जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो ऑफर करते हैं उनको देखें, हमेशा रिजल्ट्स को बड़ा पब्लिश किया जाता है। और अगर आपके बच्चे के फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो फ़ौरन बैनर्स बना लिए जाएंगे और उसको एक पब्लिसिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त ये कितना कल्चर डेवलप हो चुका है, कितनी ज़्यादा कॉलेजेस, कितने ज़्यादा कोर्सेज इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट कर। अच्छा देखें फातिमा, वो आपने सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आजकल के दौर में, मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में और ग्लोबल विलेज के दौर में जो चीज़ प्रोमिनेंट होती है लोगों को उसी का याद रहता है। एक ही जगह पर आप देखें, किसी शॉपिंग मार्ट पे चले जाएं तो वहाँ 10 चीज़ें लगी होंगी ना, तो उसमें आपको सिर्फ एक दो वही अट्रैक्टिव नज़र आएंगी, आप एक दो वही पिक करोगे जो आपने कहीं उसकी एडवर्टीज़मेंट देखी है। तो एडवर्टीज़मेंट इतनी ज़रूरी हो चुकी है कि जब तक आप अपनी कामयाबी को पब्लिसाइज नहीं करते, उसकी पब्लिसिटी नहीं करते, तो लोग उसको, हाँ, तो अब जो बंदा अपना काम करके कामयाबी करके घर बैठ के है ना, उसको कोई नहीं जानता, उसकी गली में भी कोई नहीं जानता उसको, ठीक है। अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि वो कहते हैं आप तो बड़े गुमनाम हैं, आपको कोई जानता ही नहीं कि उसने अपनी पब्लिसिटी नहीं की, अपनी मशहूरी नहीं की। तो जो अपनी पब्लिसिटी करते हैं उसको लोग दूर से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब इस वक्त अगर कॉलेजेस की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो आपके माइंड में फौरी कुछ नाम ऐसे आते हैं जिनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुई होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और कुछ इनफैक्ट अपनी जो मार्केट है जो स्टूडेंट्स के साथ, उसमें बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज भी मौजूद है, बट मार्केटिंग जैसे आपने कहा कि जो दिखता है वही देखेंगे आप, आपको पता ही नहीं होगा। वरना तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। इंटर के रिज़ल्ट्स जो कि अक्टूबर तक नहीं आएंगे और मैट्रिक के रिज़ल्ट्स जो कि इनफैक्ट आने वाले हैं, लेकिन द ट्रूथ एंड रियलिटी एट द एंड इसके फिर भी बहुत डिलेड हैं, बच्चे ऑलरेडी एडमिशन्स ले चुके हैं। ब्रेक में जाने से बिल्कुल पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अभी भी सिस्टम के अंदर कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर बेहतर तरीके से चेकिंग होना इंपॉर्टेंट है, बेहतर तरीके की रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर कि बच्चों के रिजल्ट्स फेयर हों, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को शोकेस करने की, अपने टैलेंट्स को शोकेस करने की। एंड डेफिनेटली जब हम बात करते हैं मैट्रिक की या हमारा जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, आई डू फील लाइक कि हम लोग अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में लैग कर रहे हैं। स्पेशली जहांगीर, अगर हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात करते हैं या जो आज के दुनिया में तरीके रिसर्च की जा रही है, आई थिंक अब हम लोग बहुत पीछे हैं उस पॉइंट से, हम उस पॉइंट को अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। क्या एक्टिवली कोशिश की जा रही है मैट्रिक या इंटर का जो पैटर्न है उसको तब्दील करने की? फ़ातिमा, तलीमी बोर्ड्स की हद तक तो कोशिश हो रही है और वो कर रहे हैं कि इसको हम चेंज करें, लेकिन इसमें हमारी एक्चुअली जितनी भी कानून साजी है वो सारी जाती है हमारे सियासतदानों पे, और वो ऐलान ऐसा कर देते हैं कि फिर तालीमी इदारे और बोर्ड जो हैं वो बेबस नज़र आते हैं उनके आगे। और जो कोई इस तरह के जेन्युइन कोई प्रपोजल्स आती हैं क्रिएटिविटी की तरफ जाने वाली या जो उसको कह लें कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ, तो उसमें रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं कि जनाब फिर फ़लाँ इलाके के बच्चे और फ़लाँ इलाके के लोग जो हैं वो इससे मुतासर होंगे, और शहरों के बच्चे और देहात के बच्चे, इनका कंपैरिजन ये सारी चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं और पॉलिटिकल एक सिनेरियो बन जाता है। लेकिन बोर्ड ऑफिस ने एक 3 साला प्लान दिया जिसमें कहा कि पहले साल हम 30% कंसेप्चुअल स्टडी शामिल करेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस शामिल करेंगे। ये पहले एग्ज़ाम हुए जिसमें 30% ऐड किया गया, जिसमें टोटल वो स्टेटमेंट्स नहीं ली गई जो किताब में लिखी थी, कुछ कंसेप्चुअल ऐड ऑन किया गया और वो 30% पोर्शन था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगले साल जो 2023 में एग्ज़ाम होंगे उसमें हम ये पोर्शन 40 to 50% इंक्रीज़ करेंगे कि 40 to 50% होगा कंसेप्चुअल पेपर, बाकी 50 to 60% जो है वो हम जो करेंगे जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है। लेकिन इस पर भी अब देखेंगे इस रिज़ल्ट में क्या सामने बातें आती हैं। जो हम कह रहे हैं ना कि रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से कम ज़्यादा आएंगे, तो वो इस वजह से भी आ सकते हैं कि इस बार कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऐड किए गए, और बच्चे जो हमारे हैं उनका ये पैटर्न है कि वो अगर इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो फौरी कहा जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया।
तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे एग्ज़ाम सिस्टम को जब तक हम इसको मैच्योर नहीं कर लेंगे, जब तक इसमें बाकायदा इसको एक्सेप्टेंस लेवल तक नहीं लेके आएंगे। देखिए, बच्चे ने और टीचर ने एक्सेप्ट करना है तो वो बात आगे चलनी है। जब टीचर ही कहेगा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बच्चे कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो एक वैसी पैनिक सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है कि जनाब इस साल बोर्ड ने बच्चों के साथ ज़्यादती कर दी, बच्चों के नंबर कम आ गए। अब रिज़ल्ट के बाद ये भी वावेला एक उठना है ना कि रीचेकिंग की तरफ जो लोग भागते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर कम आए हैं, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था। रीचेकिंग के केसेस आते हैं, 15 दिन रिज़ल्ट के बाद दिए जाते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को अपने मार्क्स पर डाउट हो तो वो अपना पेपर आके देख सकता है। 15 दिन दिए जाते हैं रीचेकिंग के नाम पर, लेकिन अलमिया यह है कि वो रीचेकिंग नहीं होती, रिकाउंटिंग होती है। सिर्फ उसको दिखाते हैं ये आपका पेपर है, आप काउंट कर लो किसी क्वेश्चन के मार्क्स रह तो नहीं गए जमा होते हुए, या कोई ऐसा अनमार्क्ड क्वेश्चन तो नहीं रह गया। ये दो ऑप्शन होती हैं। रीचेकिंग ये नहीं होता कि आप कहें कि मेरा सवाल दुरुस्त था, इसको आपने 0 नंबर दिया है, क्रॉस किया है, तो अगर टीचर ने क्रॉस कर दिया है तो वो क्रॉस सही नहीं होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है जहांगीर कि कई दफ़ा हर टीचर का अपना ओपिनियन होता है, एंड ऑफ कोर्स अनटिल अनलेस आपके पास एक रिटन पैटर्न हो कि यही आंसर है, जो कि इन यूजुअल केस होता भी है, फिर भी किसी टीचर से गलती भी हो सकती है कि वो किसी क्वेश्चन जो कि सही आंसर किया हो उसे ना मार्क करे सही तरह से। अच्छा, लेकिन इसमें आपको जैसे पहले बताया कि पहले सब एग्जामिनर चेक करता है, हेड एग्जामिनर चेक करता है, सुपर चेक, बहुत कम चांस होता है कि किसी का क्वेश्चन अनमार्क्ड रह गया हो या कोई ऐसा बिल्कुल ही ब्लंडर हो गया हो कि 0 लगा हो, पीछे क्वेश्चन ठीक लिखा हो। बहुत ये नामुमकिनात में से या बहुत कम चांस, मतलब इसके बहुत कम चांस, बहुत रेयर चांस। अच्छा, लेकिन चूंकि हम अब देखें, ये स्टूडेंट जो है वो पेपर खुद चेक करता है, कोई और थर्ड बंदा उसके साथ नहीं जा सकता पेपर रीचेकिंग के दौरान। अब वो आके कह दे कि मेरा सवाल ठीक था, अंदर मुझे नंबर नहीं मिले, तो ये हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको हम ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप एक अथॉरिटी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते विदाउट सॉलिड रीज़न, विदाउट कोई प्रूफ। तो बोर्ड के बाहर तो नो डाउट हर बच्चा रीचेकिंग के बाद यही कहता है कि मेरा पेपर ठीक था, नंबर मुझे नहीं दिए, लेकिन उसमें बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वाकई वो केस जेन्युइन हो। अच्छा जहांगीर, एक और जो कि आई थिंक सोशल हमें प्रॉब्लम नज़र आता है कि बहुत सारे बच्चे जो कि अंडर परफॉर्म कर जाते हैं फॉर वट एवर रीजंस, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आप अंडर परफॉर्म कर जाएं। आई फील लाइक वो आपकी इस तरह से नहीं उसको देखा जाता कि अच्छा यू नो एक दफ़ा हो गया और एनीथिंग, बल्कि बच्चे की इनफैक्ट अगर पूरी ज़िंदगी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो, उस एक इवेंट पर बेस करके बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको फैमिलीज़ की तरफ से बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। कितना बड़ा इशू है ये, और एक एग्जामिनेशन क्या आपकी पूरी लाइफ की परफॉर्मेंस या आपकी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं? अच्छा, ये आजकल के दौर में HR की फील्ड में कहा जाता है कि जो आपके कागज़ का टुकड़ा है ना, ये आपकी फ़ीसों की रसीदें हैं। यस। आप अपने आप में क्या हो, आपने खुद अपने आप को कितना पॉलिश किया है, वो आप इंटरव्यू में बताएंगे। लेकिन ये हकीकत है कि जो बच्चे रास्ते में ही सफ़र छोड़ देते हैं तालीम का, वो यकीन तौर पर बाद में जाके किसी न किसी स्टेज पे पछताते ज़रूर हैं कि मैं शायद मैट्रिक कर लेता, इंटर कर लेता, ग्रेजुएशन कर लेता। वो बाद में एक स्टेज में जाके उनको एहसास ज़रूर होता है। तो एक तो हमारी सोसाइटी का प्रेशर बच्चे पे नहीं होना चाहिए कि अगर उसको एक दफ़ा फेलियर का सामना करना पड़ गया तो उसको दोबारा मोटिवेट करें, उसको कहें दोबारा ट्राई करो। अब ये लाजिम नहीं होता कि एक बार आप फेल हो गए तो सारी ज़िंदगी आप फेल हो गए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह से पूरी दुनिया में एग्जांपल KFC की दी जाती है कि वो मालिक ने रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र से रिटायरमेंट के बाद उसने ये बर्गर बनाने का काम शुरू किया और आज पूरी दुनिया में उसका नाम है। तो स्टार्ट किसी भी वक्त लिया जा सकता है, कोशिश किसी भी वक्त की जा सकती है। इसके लिए एज भी फैक्टर नहीं है, इसके लिए रिसोर्सेज भी फैक्टर नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपकी हिम्मत चाहिए, कोशिश चाहिए, काविश चाहिए। लेकिन आप खुद हिम्मत हार गए, हिम्मत छोड़ के बैठ गए, तो फिर किसी ने आपको सपोर्ट नहीं करना, किसी ने आपको बकअप नहीं करना, किसी ने आपको लेके आगे नहीं चलना। मैं आपसे ये जहांगीर इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आई थिंक जब आप स्पेशली टीनेजर होते हैं या आप मैट्रिक या इंटर के पॉइंट पे लाइफ में होते हैं, मैक्सिमम आप कितने 18-19 साल के होंगे, 15 साल में बच्चा मैट्रिक के बाद, मतलब अगर आप इंटर ख़त्म कर रहे हैं तो ये एजेस जो हैं 17-18 साल, तो बहुत कम उम्र होती है। उस टाइम पे इन चीज़ों को बड़ा रैशनलाइज या समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने आपसे ये चीज़ स्पेसिफिक, बेसिकली हमारे पेरेंट्स और टीचर, देखिए हम सोसाइटी उसको बता रही होती है, हम सोसाइटी उसको प्रेशराइज कर रही होती है। बच्चे का रोना सोसाइटी की वजह से होता है। जिस बच्चे को सपोर्ट मिलती हो ना, वो फेलियर पे रोता नहीं है, वो कहता है मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। हम बच्चों को रुला देते हैं। अब ऐसे ऐसे बच्चे देखें 90% पे रो रहे होते हैं,
बिल्कुल वो कहते हैं मेरी क्लास में 91% क्योंकि उन्होंने घर जाके बताना है, तो उन्होंने क्लास में 91% आने पे 90% वाला बच्चा या बच्ची रो रही हो ना, तो दिल करता है कि इसको तो कुछ तो आई डू फील लाइक कि यहाँ पर अगर हम खुद को बेहतर कर सकते हैं, करना चाहिए। किसी को पेरेंटिंग में आई डोंट थिंक हम गाइड कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है अपने बच्चे को अपने कैसे बड़ा करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ पर आपके बच्चे को आप सक्सेस की तरफ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके फेलियर्स को भी उन्हें एक्सेप्ट करना सिखाएं, ताकि वो ज़िंदगी में आगे जाके कहीं ना कहीं तो फेलियर देखेंगे ना। अभी नहीं देखेंगे एजुकेशन में, तो कहीं जॉब मार्केट में देख लेंगे, हो सकता है बिजनेस में देख लें, फाइनेंशियल रीजन। फातिमा, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं, टॉप करने के बावजूद जॉब नहीं मिलती। वो परेशानी किस पेरेंट्स वो पेरेंट्स से वो पूछे ना कि वो परेशानी उस फेलियर से परेशानी से ज़्यादा है कि, या आप उस बच्चे को मैट्रिक में पढ़ाई से हटाकर जब 8-10 हज़ार पे कहीं पे जॉब पे लेबर पे लगा देते हैं, तो उसका फ्यूचर देखें आपने तबाह कर दिया कि उसको थोड़ी सी 1 साल ज़ाया करवा दें, उसको दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करवा दें, लेकिन उसकी लाइफ अच्छी बना दें। हम वक्ती तौर पे सारी चीज़ें देखते हैं और उसका एट द लॉन्ग रन जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। और वो फेलियर जो मैं बता रहा हूँ, टॉपर बच्चे कर जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती, वो इसलिए होता है कि वो बच्चे किसी के कहने पे टॉप कर रहे होते हैं, किसी के कहने पे पढ़ रहे होते हैं, उनका अपने माइंड और होता है, अपना फीलिंग और होती है, वो खुद कुछ और करना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस में टॉपर्स इसलिए फेल होते हैं कि वो करना कुछ और चाह रहे होते हैं, कहीं पे मिसफिट हो रहे होते हैं। एंड ये सबसे आपने इंटरेस्टिंग बात की, बिकॉज इन मोस्ट केसेस में आई थिंक आज भी करियर काउंसलिंग के हवाले से हमारे पास इनफ रिसोर्सेज मौजूद नहीं है और इनफ इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती इसको, क्योंकि बच्चे के इंटरेस्ट एंड एक इस तरह की फील्ड, एंड आई डू बिलीव दैट्स इंपॉर्टेंट, एक ऐसी फील्ड चूज़ करना जहाँ पर एक्चुअली में आपके पोटेंशियल है, आपके पास ग्रोथ का रूम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो बड़े आराम से बच्चा वो पढ़ भी सकता है जो उसको शौक है, जिसमें उसको पसंद है, और ऐसी फील्ड भी अपने लिए चूज़ कर सकता है जिसमें एक्चुअली पोटेंशियल एंड ग्रोथ मौजूद है। बट करियर काउंसलिंग हमारे पास किसी भी बिल्कुल स्कूल में ये मैंने हमेशा बात की है कि पूरे पंजाब में आप कहते हैं कि सबसे बड़ा फ़ौज के बाद डिपार्टमेंट है, 7-8 लाख यहाँ पर लोग हैं, लेकिन करियर काउंसलिंग की एक सीट भी नहीं है पूरे पंजाब में। अब स्कूल जहाँ से बच्चे की बेस बनना है, वहाँ पर करियर काउंसलिंग का नामो निशान तक मौजूद नहीं है, और टीचर उसको सिलेबस कवर करवाने पे लगाया हुआ है, उसको एंटी डेंगू की तस्वीरें बनाने पे लगाया हुआ है, उसको आपने इलेक्शन ड्यूटी पे भी लगाया है, उसको आपने मरदमशुमारी में भी लगाया है, उसको पोलियो में भी, उसको किसी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कोई वाक करनी है ना, तो उसमें उसको भरने के लिए टीचर और बच्चे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो हमारा एजुकेशन सेटअप और स्टैंडर्ड कहाँ पे होगा और बच्चे की परवरिश क्या होगी। अब टीचर आपका सहमा हुआ डरा हुआ होगा और हर वक्त उसको अपने अफसर के विज़िट का डर होगा और उसकी तस्वीरें पूरी करनी होंगी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होगी। कागजी कार्रवाइयाँ हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, बच्चों की लर्निंग कम है। एंड जॉब सिक्योरिटी ना होना आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको पता है कि अगर आपको अप्रिसिएशन तो दूर की बात है, तो आप अपना काम भी इंटरेस्ट से नहीं करोगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जहांगीर, हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। फर्स्ट हमारा हाफ आज एजुकेशन के हवाले से था। आप सब जानते हैं कि इवन दो हम कोशिश करते हैं कि अपने शो में डिफरेंट इश्यूज़ जो कि फैसलाबाद को इम्पैक्ट करते हैं उनके बारे में बात करें, बट इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से फ्लड्स आ रहे हैं, जितनी ज़िंदगियाँ, जितनी चाहे वो हम जानी नुकसान की बात करें, माली नुकसान की बात करें, जो एरियाज़ इस वक्त फ्लडेड हैं, सिर्फ हम सोचकर ही हमारा दिल बैठ जाता है। हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो कि इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जिनके घर, जिनकी फैमिलीज़, इनफैक्ट ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिनके सारे मेंबर्स इस फ्लड के अंदर अपनी जान खो बैठे। और बहुत अफसोस होता है। एट द एंड ऑफ द डे आई डू फील लाइक पूरा पाकिस्तान हमेशा जब भी इस तरह की कोई आफत, जब इस तरह का वक्त, मुश्किल वक्त हमारे मुल्क पर आया है, तो एक साथ हो जाता है, एकजुट हो जाता है और यूनाइट हो के एक दूसरे के लिए, बगैर ये सोचे कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, किस प्रोविंस से बिलोंग करता है, किस जगह से, किस फैमिली से बिलोंग करता है। हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और मिलजुल कर कोशिश करते हैं कि एक होकर हर प्रॉब्लम को निपटने की कोशिश करें और जो भी सिचुएशन है उसमें से बाहर निकलने की कलेक्टिवली हम लोग कोशिश करें। इस वक्त भी सूरत हाल कुछ इसी तरह के हैं। बहुत मुश्किल वक्त है पूरे मुल्क के ऊपर और हम सब इकट्ठे हैं और हमने कोशिश करनी है कि अपने से बढ़कर सोचें, अपने से आगे का सोचें और कोशिश करें कि इस मुश्किल वक्त में हम सब आगे कोशिश करें कि अपना किरदार, अपना जो फ़र्ज़ है
पाकिस्तानी होने के नाते, इंसान होने के नाते उसको भूलें नहीं और उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करें। तो आज इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि एक एग्ज़ाम्पल जो कि इनकी एसोसिएशन ने सेट की है, मैं ये भी बता देती हूँ कि ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन एफ़र्ट्स में लगाए हैं। और ये पूरे पाकिस्तान से इस एसोसिएशन के जितने भी चाहे वो मुल्तान की बात करें, हम फैसलाबाद की बात करें, इन्होंने इकट्ठे होकर 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी अमदादी कामों में लगाए हैं और एक एग्ज़ाम्पल सेट की है कि किस तरह से ना सिर्फ इंडिविजुअली हम इकट्ठे होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इन लोगों की मदद कर सकते हैं, बल्कि ऑल्सो कि किस तरह से डिफरेंट एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस का भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि मिलकर इकट्ठे होकर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सोशल डिफरेंसेस मिलजुल कर हमने कोशिश करनी है कि इस वक्त में इकट्ठे होकर पाकिस्तानी होने के नाते, इंसान होने के नाते इकट्ठे हम लोगों ने रहना। तो जी मैं इंट्रोडक्शन आपका करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ मियाँ तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैंने कहा कि आपके एसोसिएशन ने एक एग्ज़ाम्पल सेट की है सब ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस के लिए, लोगों के लिए, कि इंडिविजुअली ना सिर्फ हम इकट्ठे हो सकते हैं बट एज एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस भी हम एक्चुअली में इस वक्त में साथ दे सकते हैं एक दूसरे का। ज़रूर बताइएगा इस एफर्ट के हवाले से और किस तरह से आप अगर गाइड करना चाहें दूसरे लोगों को इस वक्त को क्या कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोगों का हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक हमारी एसोसिएशन का तल्लक है। देखें इस वक्त जो मुल्क है एक बहरानी कैफियत में है, लोगों के घर बार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, लोगों को खाने पीने का सामान भी नहीं है, उनका सारा कुछ लुट चुका है। इस उनके दर्द को, दुख को, तकलीफ़ को महसूस करते हुए मैंने अपने एसोसिएशन के जितने भी शहरों के सदूर हैं उनके साथ रब्ता किया कि हमें भी इस कार खैर में जो है वो हिस्सा डालना चाहिए। तो आपने एक्चुअली इनिशिएट किया एसोसिएशन के? तो जैसे कि और बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों का ना एक एतमाद का फुकदान चल रहा था। वो देने के लिए तो तैयार थे लेकिन सोच रहे थे कि पता नहीं ये असल हकदार तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। उसके लिए हमने जो अमली काम किया वो ये किया है कि हम कोई भी लोगों का डोनेशन हमारे पास आता है, हमारी एसोसिएशन के मेंबरान का डोनेशन आता है। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस टाइम हमारा सेक्टर जो है वो इंतहाई क्राइसिस में जा रहा है। 80% जो हमारा सेक्टर है वो बंद पड़ा हुआ है। उसके बावजूद मैं दाद देता हूँ अपने जितने भी फैक्ट्री मालकान हैं, जितने भी लोग हैं, एसोसिएशन के ओहदेदारान हैं, उनका जो एक जज्बा था, एक उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है। इस टाइम लोगों के पास अपनी मशीनें चलाने के लिए धागे तक के पैसे नहीं, बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं, इस वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हैं। लेकिन उन्होंने अपना जो कुछ भी उनके पास जमा पूंजी थी उन्होंने दिल खोल कर जो वो इसमें हिस्सा डाला है। हमने अपनी 6 रुकनी एक टीम बनाई है, हर शहर की 6 रुकनी टीम बनाई है। जितना भी डोनेशन इकट्ठा होता है, चाहे वो राशन की सूरत में हो, कैश की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, हमारे बंदे खुद वहाँ पे जाते हैं सारा सामान लेके और अपने हाथों से ज़रूरतमंद लोगों को जो है वो पहुँचा के आते हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं दोस्त अली जान साहब, उनका तल्लक नॉर्दर्न एरिया के इलाका दीर से है। दीर बिल्कुल तबाह हो चुका है। उन्होंने वहाँ से सारा डोनेशन इकट्ठा करके ख़ुद अपने हाथों से वो जो लोग थे अफेक्टेड थे, जो लोग लुट चुके थे, जिनके घर तबाह हो चुके थे, उनको पहुँचाया। एक ऐसी मिसाल कायम की है कि जिस पे लोगों ने फिर हमसे एतमाद किया। इसी तरह हाफिज़ाबाद जो एक छोटा शहर है, आज से 3-4 दिन पहले वहाँ पे एक तकरीब की गई कलेक्शन के लिए। तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि सिर्फ 3 घंटे के ऐलान पर 1 करोड़ रुपया नकद और 50 लाख रुपए का सामान 3 घंटे में इकट्ठा हो गया। यहाँ तक हमारे फैसलाबाद की ताल्लुक है। मैंने मियाँ साहब ने और हमारे दोस्तों ने मशवरा किया, तो मैंने अपने ग्रुपों में लोगों से अपील की
मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों का इतना पॉजिटिव जो वो रिस्पांस आएगा। 3 दिन में हमारे पास तकरीबन 50 लाख रुपए का सामान और कैश इकट्ठा हो चुका है। तो ये इंशाल्लाह ताला अभी और आ रहे हैं। अभी मज़े की बात ये है कि मैंने सोशल मीडिया पे एक सिर्फ पोस्ट लगाई है अपने नाम से कि हमें ज़रूरत है और हम खुद लेके ये सामान जाना चाहते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझसे रब्ता करना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे उस अकाउंट में पैसे डलवाने शुरू कर दिए कि जिनको हम जानते भी नहीं थे। ये वो लोगों का एतमाद था जिससे हमारा हौसला बढ़ा और हम हैरान रह गए हैं कि ये लोग पाकिस्तान के बारे में कितना दर्द दिल रखते हैं। आज भी मुझे मैसेज आए हुए हैं जो मैंने अभी जाके कैश करवाने, मेरी पॉकेट में मैं आपको दिखाऊं तो वो एनवेलप पड़े हुए हैं जो लोगों ने मुझे अभी यहाँ पे, ये कल मैं लाहौर गया था तो वहाँ से 2 लाख रुपया लोगों ने मुझे जो है ना वो डोनेशन किया है। ना इस पर कोई नाम लिखा है ना कोई चीज़ लिखी है। ये वो वाली सारी चीज़ें हैं कि हमारे लोगों में एक जज्बा है। लेकिन साथ ही मैं इस बात का बड़ा अफसोस हूँ कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी तफरीक चल रही है कि आपने इसको नहीं देना, आपने इसमें ये चोर है वो डाकू है। मैं कहता हूँ कि इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सारी बातें मुल्क सियासत तो सारी उम्र ही होनी है। सियासत को छोड़कर लोगों का सोचें, पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान रहेगा तो सियासत होगी। इस टाइम इन चीज़ों को ओवरसीज़ के से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि जी हमने उसको नहीं भेजने, इसको नहीं भेजने, हमें ये कहा। मैंने उनको कहा आप दिल खोल कर भेजें, ये आपका जज्बा जो है अल्लाह ताला कबूल करे। अब लोगों ने, अब मेरी आज जो मेरी सिस्टर हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ुमुर्द, वो DIG खान जा रही हैं, 3 रोज़ा कैंप लगा रही हैं, 20 लाख रुपए की इंशाल्लाह ताला मेडिसिन हम उनको पहुंचा रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो बेसिक वहाँ पे जाएंगी, जो ज़रूरत होगी वो हम वहाँ पे पहुँचाएँगे। लोग राशन लेके चले जाते हैं, उन लोगों के पास तो वहाँ पे पकाने के लिए जगह ही नहीं है। हमें ज़रूरत इस बात की है जो लोग पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ रब्ता करें, उनसे पूछें कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो लेके जाएं। जिन लोगों के घर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उनको वहाँ पे इतने पैसे दें कि वो छोटा मोटा अपना घर बना सकें। यहाँ पे मैं अपने एम्ब्रॉयडरी के जो दोस्त हैं उनका नाम भी ज़रूर लूँगा इंशाल्लाह ताला। आमर कमाल साहब जो हैं वो आमर एम्ब्रॉयडरी है, मेरी सिर्फ एक कॉल पे उन्होंने 2500 सूट, वो वाला सूट अनस्टिच जो उन्होंने अपने ब्रांड के लिए तैयार किया था। ये नहीं कि वो घर के पहने हुए बचे खुचे सूट को बंदा भिजवा दे, पुराने सूट, अनस्टिच सूट जिनकी मालियत तकरीबन 40 लाख रुपया बनती है, साथ उन्होंने कैश भेजा। इसी तरह हमारे जितने भी फैक्ट्री मालकान हैं, हर बंदे ने अपनी बसात के मुताबिक जितना भी उससे हो सका उन्होंने भेजा है। और ख़ूबसूरती की बात यह है कि आज मेरा बेटा जो 6th क्लास में पढ़ता है वो सुबह स्कूल जाने लगा था और वो हमारा इस जज्बे को देखते हुए उसके पास 200 रुपये पॉकेट मनी थी, उसने निकाल के दे दी कि पापा ये मेरी तरफ से इस डोनेशन में जो है ना मेरा हिस्सा है। तो मैं कहता हूँ लोग करना चाहते हैं उनको मिसगाइड ना करें, उनको मुत्तहिद करें। आप उनको मुत्तहिद करेंगे तो ये देखें ये कोई इतना बड़ा है, हमें किसी ना IMF की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी बाहर के मुल्क से इमदाद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लोगों का जो यकीन है उस पर पूरा उतरें। एंड विदाउट अ डाउट आई थिंक पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तानियों की अगर हम बात करते हैं, शायद ही किसी और मुल्क में, किसी और मुल्क के शहरियों में ये जज्बा, ये जोश और ऐसा दिल मौजूद हो, ऐसी एक दूसरे के लिए एक जो फीलिंग्स मौजूद हों। इस तरह मुझे नहीं लगता इस तरह से पूरी दुनिया में आपको एग्जांपल कहीं और देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट इन द पास्ट भी डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हम एक एग्ज़ाम्पल सेट कर चुके हैं, पाकिस्तानी एक एग्ज़ाम्पल सेट कर चुके हैं। मियां तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रूर बताइएगा जो एफ़र्ट्स इस वक्त किए जा रहे हैं एसोसिएशन की तरफ से और ओवरऑल क्या आपके गोल्स हैं। अगर आप देखते हैं अगले कुछ वक्त में तो क्या चाहेंगे एसोसिएशन की तरफ से, किस तरह से मदद कर सकते हो इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे इनवाइट करने का। हमारा सेक्टर जिस तरह राना साहब ने बताया कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ऑलरेडी जो भी आपके रिलेटेड पर्सन है वो हर 8-10 दिन बाद हमारे वहाँ पे आते हैं ऑफिस में, तो वो आप पे हाईलाइट करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को। हमारा सेक्टर 80 to 90% बंद है और जो 10 to 20% चल रहा है वो भी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा, वो 15 से 20%, 30%, 50% तक वो अपनी कैपेसिटी चल रहा है, बाकी बंद है। तो ये हमारा सेक्टर क्राइसिस में गिरा हुआ था। तो जैसे ही राना साहब ने कहा कि ये, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है,
ये सैलाब ज़दगान की मदद करना, आगे आना, ये हमारा फ़र्स्ट टाइम है। तो इन लोगों ने, जैसे राना साहब ने, दूसरे दोस्तों ने अनाउंस किया, हम आगे बढ़े, तो हमारे सेक्टर ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हम तो सोच ही नहीं सकते थे, वो लोग जिनके पास धागा लाने के लिए पैसे नहीं हैं और उनकी मशीनें बंद हैं, वो आकर उनकी जमा पूंजी 10 है, 15 है, 20 हज़ार रुपये है, वो आके दे रहे हैं। पैसे हमारे पास राना साहब ने अभी भी बताया कि काफ़ी इकट्ठे हो गए। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, ये कल लाहौर में थे फंड रेजिंग के सिलसिले में, तो हमारा 70 से 80 लाख रुपया हमारा इकट्ठा 2-3 दिन में हो चुका है। लोग देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि हम, ये कुदरती आफात हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कोने में जाकर ये आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट भी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से और अदारों की तरफ से। एनडीए कहाँ था? 4 माह पहले जब इनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि इतनी हैवी बारिशें होंगी, तो इन लोगों ने क्या इंतज़ाम किए? एनडीए कहाँ था उस वक़्त? 4 माह पहले हमें ज़रूरत थी यहाँ पे मेजर्स करने की, लेकिन हम हुकूमत और अपोजिशन बचाने के चक्कर में थे। आज कोई हुकूमत में है या अपोजिशन में है, हर बंदा पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। जो बेचारे मुसीबत में फंसे हुए हैं उनकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। ये हम जैसे इंडिविजुअल आगे बढ़ रहे हैं, जिनको ना किसी जमात से हमारा तल्लुक़ है, ना किसी फ़िरक़े से तल्लुक़ है। हम तो इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़े हुए हैं और हमारे मुल्क में इतनी कैपेसिटी है, लोग इतना देने वाले हैं। हमारे ऑफिस में आकर लोग लाख लाख रुपया, 2-2, 3-3 लाख के सूट, मेरे पर्सनल जानने वाले, और उन्होंने कहा कि हमारे नाम भी नहीं लेना। यहाँ पे आज एक लीडर हो जो इस अवाम के लिए हो, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपका ये जो पाकिस्तान पे कर्जा है, ये भी 2-4 दिन में उतर सकता है। लोग इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं। फुकदान है यहाँ पे ट्रू लीडरशिप का, ट्रू लीडरशिप का। आप कोई अपोजिशन में या हुकूमत में, हमें इससे कोई गरज नहीं है। गरज ये है कि ट्रू लीडरशिप नहीं है और असल हकदारों तक हक नहीं पहुँचाया जा रहा। और लोगों को एक प्लानिंग के तहत, जिस तरह के G5 की, G8 की इंटरनेशनल लेवल पे प्लानिंग है ना, कि आपकी 7 अरब की आबादी है, इसको 3 अरब पे लाना है, 4 अरब पे लाना है। पहले इन्होंने कोरोना जो है लॉन्च किया। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो ये लोग खुश होते हैं, ये प्लानिंग करते हैं। आप देखिए, बंद उन इलाकों में तोड़े जाते हैं यहाँ पे गरीब लोग हैं, आबादियाँ हैं, कि वो बह जाएँ। जब बह जाते हैं तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए आ जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने फ़ैसला कर लिया है, आम लोगों ने फ़ैसला कर लिया है। लोगों ने इन हुकूमतों की तरफ देखना छोड़ दिया है, इन लीडरों की तरफ देखना छोड़ दिया है। हम अपनी मदद आपके तहत, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम खुद अपने पास से करके उन लोगों तक पहुंचाएंगे। और इस काम को ये नहीं कि शुरू में, जैसे आप देखेंगे कोई भी त्यौहार आता है तो 2-4 दिन में, ईद मिलादुन्नबी है जो मुहर्रम है, 9 और 10 को तो सारे लोग डोनेट कर रहे होते हैं, बाद में कुछ भी नहीं। लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस बहाली के काम में, इस बहाली के अमल में अभी आगे भी 4-5 माह लग जाने हैं। जिन लोगों के रह गए हैं, उन लोगों के भी कारोबार हमारी तरह ही थे। वो छोटा मोटा बिज़नेस करने वाले लोग थे, उनकी औलादें थी, उनके बच्चे थे, उनका सारा कुछ था। जब सुबह उठे हैं तो कुछ भी नहीं था। तो उन लोगों को हमने रिवाइवल की तरफ लेकर जाना है इंशाल्लाह ताला, अपनी बसात के मुताबिक लेकर जाना है। सॉरी टू से मैं अपने जिस बात पे काबू नहीं रख सकता, तो इंशाल्लाह ताला हमारे से जितना होगा हम करेंगे। बिल्कुल जी। और ये एहसास हम सबका है, ये एक शेयर्ड एहसास है। और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपना पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाना है, इंसान होने का फ़र्ज़ निभाना है। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस, डिफरेंट अदर डिफरेंसेस कुछ मैटर नहीं करता है इस वक्त। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे कि किस तरह से आप मैं हम सब अपना पाकिस्तानी और इंसान होने का फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। इस क्राइसिस के वक्त में एक दूसरे का साथ दें, कोशिश करें कि जितना हो सकता है डोनेट करें, जितना हो सकता है डोनेट करें। और दोबारा से एक दफ़ा उन लोगों को जो इम्पैक्ट हुए हैं इस कैटास्ट्रफी में, उनको अपनी ज़िंदगी एक दफ़ा फिर बिल्ड, जो कि शायद पता नहीं मुमकिन हो पाएगा भी नहीं,
कहना भी अजीब लगता है कि कहाँ से शुरू करेंगे वो अपनी ज़िंदगी को एक दफ़ा फिर बिल्ड करना। उन लोगों का क्या होगा जिनकी तो अब फैमिलीज़ ही नहीं रही, या उनके घर नहीं रहे, ऐसे घर जो कि पता नहीं शायद कितनी जनरेशन से पास ऑन हो रहे होंगे। तो ये कहना भी अजीब लगता है, लेकिन अपना फ़र्ज़ अदा करें। इस कैटास्ट्रॉफी में पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ और इंसान होने का फ़र्ज़ अपना अदा करें। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश होगी कि स्पेशली अगर हम बात करते हैं हमारे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की, तो आई डू फील लाइक कि जहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं मुल्क में, दूसरी चीज़ें इतनी प्रायोरिटी हासिल कर चुकी हैं और प्रेफरेंसेस, लॉयल्टीज़ तब्दील होती हुई नज़र आती हैं। इनफैक्ट इतनी कैटास्ट्रॉफी के वक्त में भी अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मिलजुल कर बैठ नहीं सकती, यूनाइट नहीं हो सकती, मिलकर काम नहीं कर सकती, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम उनसे कि किस तरह से हमारी इंडस्ट्री, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ को वो सॉल्व कर पाएंगे इस वक्त में। 80% इस वक्त आपने बात की कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बंद पड़ा हुआ है। क्या सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे? अगर हम बात करते हैं, अगर 80% इंडस्ट्री इस वक्त बंद है, तो क्या दोबारा कभी आप देखते हैं आगे आने वाले वक्त में कि एक दफ़ा रिवाइवल होता हुआ नज़र आएगा आपको? जी, ये जो हमने 80% का फिगर आपको बताया है, इसमें कोई मुबालगा राई नहीं है बिल्कुल भी। जो लोग हमारे कारोबार से रिलेटेड हैं उनको पता है। हम पिछले 3-4 माह से इस बात का रोना धोना कर रहे हैं कि हमारा सेक्टर क्राइसिस में जा रहा। अब उसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह ये है कि जो एनर्जी के, बिजली के रेट हैं वो दूसरी टेक्सटाइल चेन के मसावी हमारे नहीं हैं। अगर उनको 30 रुपये या 27 रुपये यूनिट मिल रहा है, हमें इस दफ़ा 52 रुपये बिजली का यूनिट है। और पैदावारी लागत का अगर हम लगाते हैं तो बिजली हमारा 35% है पैदावारी लागत का। दूसरी चीज़ आ जाती है कि हमारा जो रॉ मटीरियल है वो 100% इम्पोर्ट का है। यहाँ पे भी वो माफियाज बैठे हुए हैं। जब डॉलर 250 रुपये पे चला गया था ओपन मार्केट में, तो इन्होंने इस बात को बहाना बना के हमारे रॉ मटीरियल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। एक छोटी सी कोन होती है 3000 यार्ड की, जो हमारे इस्तेमाल होती है विस्कोस यार्न की, वो इन्होंने 50 से 60 रुपये महंगी कर दी। अब डॉलर जो है वो तकरीबन 30 रुपये नीचे आ चुका है। अब हम उनसे जब मुतालबा करते हैं कि आप इसको कम करें, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, अभी वो हमारी ख़रीद पहले की है। हालांकि जब डॉलर बढ़ता था, आज डॉलर बढ़ा तो अगले दिन इन्होंने रेट बढ़ा देने। उस वक्त इनकी ख़रीद कब की होती थी? ये वो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे माफियाज हैं जो इस काम में रुकावट बने हुए हैं। ये दो मेन चीज़ें हैं। पिछले दिनों यहाँ पे गवर्नर स्टेट बैंक आए थे, उन्होंने एसएमईज़ के साथ एक बड़ी अच्छी मीटिंग की। मुझे भी वहाँ पे बुलाया गया और हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात थी। जो हमारा शुरू से मुतालबा चल रहा था कि हमें बिला सूद जो है वो लोन दिए जाएँ ताकि हम सर्वाइव कर सकें। उन्होंने 10 मिलियन तक शख्सी ज़मानत पे हमसे वादा किया। वो बिल्कुल स्कीम भी उन्होंने अनाउंस कर दी। हमने सोचा कि हम जो है ना अपनी फैक्ट्रियों को सोलर पे शिफ्ट कर लेते हैं, कि हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो छोटी 70% वो हैं जो 2-3 मशीनों वाले हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं, तो उनके लिए 15 kVA का, 20 kVA या 25 kVA का इतना जो है वो सोलर काफ़ी था। हमने उनसे कहा कि हमें चाहे इसमें से आधा लोन ही दे दें, 50 लाख तक ही दे दें, लेकिन हमें इसका ग्रेस पीरियड ज़्यादा रखें और इसकी वापसी का पीरियड भी ज़्यादा करें। वो सारी बात हमारी उनसे तय होगी। लेकिन उसके बरक्स से जब हम वो लोन लेने के लिए बैंकों में गए हैं तो उन्होंने कहा ये तो स्कीम चलने से पहले ही बंद हो गई है। अब हम उनसे ये कह रहे थे कि हम अपने इंडस्ट्री को सोलर, अगर आप हमें सस्ता नहीं कर सकते, उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब 4 साल से हम एक ही बात कर रहे हैं कि हमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड किया जाए। वो पिछली गवर्नमेंट के शब्बर जैदी से लेके रज़ाक दाऊ से लेके मुफ्ता इस्माइल तक हमारी वो वहाद एसोसिएशन है जो खुद अपने मुंह से कह रही है कि हमें सेल, लेकिन ये कर क्यों नहीं रहे कि हमारी टैक्स चेन मुकम्मल नहीं है। हम कन्वर्जिंग वाले लोग हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो आगे जो होलसेलर है वो सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं हो रहा। अगर वो नहीं होगा तो हम वो इनवाइस काटें, क्योंकि सेल टैक्स का एक रूल होता है वो एंड कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है। इनके ना होने की वजह से अब ये देखें कि मैं मियाँ साहब की फैक्ट्री की छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं शराज को उस दिन दिखा रहा था कि पिछले पूरे साल में सिर्फ बिजली की मद में
8,86,000 रुपया हमने सेल टैक्स सिर्फ बिजली की मद में दिया है। 3 लाख रुपए, एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, 3 लाख रुपया इनकम टैक्स दिया है। अब फिर भी ये कह रहे हैं कि आप लोग सेल टैक्स नहीं देते। हमारे रॉ मटीरियल की बात की जाए, सालाना 8 अरब हम सिर्फ धागे की मद में सेल टैक्स दे रहे हैं, जो कि 20% हम सेल टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, मियां तारिक साहब, अगर इस पे कमेंट करना चाहें, क्यों इंडस्ट्री के लिए यूजुअली आपने देखा होगा इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और हमेशा उनको रिलीफ दिया जाता है, सब्सिडीज़ दी जाती हैं, क्या आपको लगता है कि करंट गवर्नमेंट के दौरान में आपको सब्सिडीज़ के हवाले से, रिलीफ के हवाले से कोई भी नज़र आए हो इनिशिएटिव्स? सॉरी टू से, हम जिस मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे प्लानिंग की नहीं जाती, कानून बना दिया जाता है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत जैसी आई है ना, तो इन्होंने जो सेल्स टैक्स 5 सेक्टर जो हमारे थे, जो ज़ीरो रेटेड थे, उन पे सेल टैक्स इन्होंने 17% लगा दिया। प्लानिंग कोई की हुई नहीं थी कि क्या होगा, किस तरह होगा, ये लोग जो है ऑलरेडी अपने आप को किस तरह सर्वाइवल में जाएंगे, और ये जो प्राइसेस है इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो उसका आगे जब फैक्ट जो है एंड कंज्यूमर पे जाता है, तो इसका वो सेक्टर तो बिल्कुल बंद ही हो जाएंगे। जैसे अभी हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम क्लॉथ से रिलेट करते हैं, तो एक सूट जो ईजी आसान मिसाल देता हूँ, तो हम 1700 रुपये का, अगर इस पर 17% टैक्स लगाएंगे, और वो शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि जब भी सेल टैक्स एक चीज़ पे लगता है तो वैल्यू एडिशन के करके अगले सेक्टर पे कन्वर्ट हो जाता है। रॉ कपड़ा जो है, जिसको वीविंग बोलते हैं, वो आगे डाइंग पे कन्वर्ट होगा, प्रिंट पे होगा, आगे एम्ब्रॉयडरी पे होगा, एंड यूज़र तक जाते जाते वो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो 1500 वाला सूट जो है, जो 24-2500 में कैसे कोई खरीदेंगे? तो इससे हमारा सेक्टर जो है बिल्कुल सुकड़ के रह गया। अब आप बात जो आपने क्वेश्चन किया है कि हुकूमत की तरफ से प्लानिंग, आपके मुल्क में हुकूमत है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है हमने किससे बात करनी है। कभी हमारे रज़ाक दोस्त साहब से नेगोशिएशन होती है, पहले शब्बर ज़ैदी से नेगोशिएशन होती थी, और वो बेबस हैं। वो कहते हैं जी हम तो IMF के साथ हमारे माहदे हैं, हम तो ये कर ही नहीं सकते। पहली शर्त ये है कि हम सेल टैक्स लगाएंगे, तो उसके बाद हमें किस्त जो है वो मिलेगी। तो ये IMF के इतने ज़्यादा ग़ुलाम बन गए हुए हैं कि ये अपने मुल्क को देखते ही नहीं हैं। मैं आतिफ मुनीर साहब चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि आप 1 अरब के लिए IMF की सारी शराइत मानते जा रहे हैं और इतनी महंगाई करते जा रहे हैं। ये जो फैसलाबाद के ताजर है, 1 अरब डॉलर तो यही का आपको दे सकते हैं, ये किसी से प्लानिंग करते ही नहीं है। जो आपका यहाँ पे रिलेटेड पर्सन बैठा होता है, उसको उस सेक्टर की ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं होता। ये जो भी मिनिस्टर बनाते हैं, ट्रेड का जो मिनिस्टर बनाते हैं, उसको पता ही नहीं होता, उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं होता। तो फिर अगर उसकी एक्सपर्टीज़ ऑलरेडी फॉलो ही नहीं करती है उस डिपार्टमेंट में जिसमें उनको हेड बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली आई डू फील लाइक कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फेवरिज्म भी आ जाता है, कुछ और डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो फलां ताल्लुकात हैं, फलां डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इसी वजह से फर्दर उसको किया सॉलिडिफाई किया जा रहा है अपनी पोजीशन। कई दफ़ा पॉलिटिकल और पावर होल्ड के लिए भी ये टैक्टिक इस्तेमाल किया जाता है कि उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो कि आपकी गवर्नमेंट को जो है वो मेंटेन कर सकते हो, तो लॉयल्टी की बेसिस के ऊपर। जिस तरह आपने बात की कि IMF के साथ हमारे जितने भी मुआहदे हैं और जितनी भी कंडीशंस उनकी तरफ से रखी जाती है, नेगोशिएशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल होता है। जब भी आप किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपने हिसाब से जो है शेप कर सकते हैं। आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट की कमज़ोरी या हमारे डिपार्टमेंट्स की कमज़ोरी यहाँ पर भी है कि हमारे पास वो नेगोशिएटिंग स्किल्स मौजूद नहीं हैं, और हम अब हमारे पास जो चीज़ें हैं या जो भी हम उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं उसकी बेसिस पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन इससे पहले हम इस डिस्कशन का आगाज़ करें, ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात कर रहे थे स्पेशली किस तरह से हम IMF के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाते। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पास एक्चुअली में नेगोशिएटिंग स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन हम उन लोगों को आगे नहीं लेकर आते जो नेगोशिएट कर पाएंगे, जिनका काम है नेगोशिएट कर पाना। इस बारे में भी बात की कि किस तरह से मोस्ट पोजीशंस के ऊपर आपको वो लोग मिलेंगे जो कि या तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लॉयल रहे हैं या उनके किसी ना किस तरह के ताल्लुकात इन द पास्ट हैं, या कोई फेवर उनको दिया गया है और अब वो रिटर्निंग फेवर के तौर पे उनको आगे लेकर आ रहे हैं। अग्री करते हैं इस बात?
जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, जहाँ तक आपने बात की है कि आईएमएफ को हम कायल किस तरह कर सकते हैं, आपने क्या कायल करना है, जो भी यहाँ पे हमारे हेड लगते हैं, वो चाहे स्टेट बैंक के और दूसरे, वो तो साबका मुलाजम होते हैं आईएमएफ के, वो तो उनके मफादात के लिए यहाँ पे काम करते हैं सारे, वो तो उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे आते हैं। दूसरी चीज़ होती है टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। मैं लास्ट गवर्नमेंट की बात करूंगा, जब वो आई थी तो उन्होंने कहा जी हमने कुछ कोल तोड़ दिया है, हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना, ये कर देना वो कर देना, लेकिन आखिरकार उन्हें वहाँ पे जाना पड़ा। जब वो गए वो लेट हो गए थे, फिर आईएमएफ ने अपनी शराइत से वो सारा का वो जो हम पे ये कहर नाज़िल हुआ है सेल टैक्स का, ये उसी का नतीजा था, और हमारा डाउनफॉल भी तभी से शुरू हुआ। आपने कहा देर हो चुकी थी, किस तरह देर हो चुकी थी? देर इस तरह हो चुकी थी कि हमारी अदायगियों का टाइम आ चुका था। जब हमने उनको अदायगियाँ करनी थी, उस वक्त हमें फौरी जो है फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत थी, हमारे पास उतने डॉलर नहीं थे, तो हमें फिर पहले भी हमें पता था कि हमें आईएमएफ से लोन अगर ले लेते तो हमें वो इतनी मुश्किलात ना आती। जब आपने किसी को ज़रूरत मान लें किसी से पैसे लेने हैं ना, उसको पता चल जाए ना कि इसका सर्वाइवल मेरे बगैर नहीं है, तो वो फिर अपनी शर्तों पे देगा। उन्होंने फिर अपनी शर्तों पे दी, ये वो देर थी। अगर वो पहले कह देते, वो एक सियासी अकड़ में थे, उनके ज़हन में था कि मैंने आना है तो मुझे ओवरसीज़ ने, जिस तरह वो कह रहे थे कि वो मराज सईद के वो $1 अरब उनके मुंह पे ऐसे फेंक दें, ये सियासी बातें होती हैं। थोड़ी सी समझ बूझ चाहिए। उनको पता ही नहीं था कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या। ठीक है, वो पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उसका नतीजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी गवर्नमेंट ने या इनकी गवर्नमेंट ने, जो भी हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं या हमारे स्टेट बैंक के जो हेड आते हैं, वो या तो आईएमएफ में काम कर चुके होते हैं या उनके ही वो बंदे होते हैं। इसके लिए वो उन्हीं की पॉलिसी जो है ना, उसको यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही यहाँ पे काम करते हैं। इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूँगा कि ये गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है ना, कोई टैक्स लगाती है, जो उसके स्टेक होल्डर हैं ना, जो उसके रियल स्टेक होल्डर हैं, उसकी एसोसिएशन हैं, उनके साथ ये बैठते नहीं हैं, उनके साथ बात ही नहीं करते। यही उसके फेलियर का सबसे बड़ा नतीजा निकलता है। इसकी मिसाल मैं अभी आपको दूँ, इन्होंने ताजरों पे जो एक फ़िक्स टैक्स लगाया, अगर ये उनके साथ बैठ जाते, उसके बाद मुफ्ता इस्माइल साहब को माफ़ियाँ मांगनी पड़ी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, मुझसे गलती होगी जी, ये वो उसमें से वो छोटे दुकानदार भी आ गए जी, बड़े अच्छा। अब होना ये चाहिए था कि उसको कैटेगराइज कर लेते, उसके यूनिट के हिसाब से, दुकान के वालियन के हिसाब से उसको ख़त्म ना करते, लेकिन गवर्नमेंट कमज़ोर है, सियासी प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से जो अच्छे फ़ैसले भी हैं वो गलत हो जाते हैं। अगर ये उसके स्टेक होल्डर को बुला के उनसे मुशावरत करते, चैम्बर से मुशावरत करते, एक बड़े अच्छे तरीके से ये लग सकता था। मुझे याद है कि जब मैं लास्ट टाइम इस्लामाबाद में मीटिंग के लिए गया तो हमने उनसे कहा था कि आप ये सेल टैक्स वाली तलवार हटाएं, आपका मेन मकसद अगर कलेक्शन है, हम इससे ज़्यादा कलेक्शन जितनी आपको सेल टैक्स से होनी है आप फिक्स टैक्स में कर लें या हम आपको कलेक्शन कर देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि पैसा हमारा मसला नहीं है, ये तो हमारे ऊपर एक शर्त है आईएमएफ की कि हमने सबको सेल टैक्स की चेन में लेके आना है, हमने रजिस्टर्ड करना है, चाहे कलेक्शन हो या ना हो। इसका नतीजा यही निकला कि अब देखें, ताजरों से बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया गया। हमें जो एक उम्मीद हुई थी थोड़ी सी कि जो हमारी टैक्स चेन है वो मुकम्मल होने की तरफ जा रही है, वो फिर जो है वो कटाई में पड़ गई है। तो इसलिए मैं आज भी ये गवर्नमेंट से बात करूँगा कि आप कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश भी जब करते हैं तो उसके जो स्टेक होल्डर हैं, चैम्बर्स को आप लोग एतमाद में लें, उनके साथ बैठें, कम्युनिकेट करें एंड उन एक्सपर्ट्स को आगे लेकर आए इनफैक्ट जो कि एक्चुअली में फील्ड में नॉलेज रखते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके, और एक्चुअली में उनको पता है कि करना क्या है। मियां तारिक साहब ये भी ज़रूर बताएगा, डिफरेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है या हम अपने मुल्क के जो रिज़र्व्स की बात करते हैं, हम कम्प्लीटली एक बड़े ख़तरनाक पॉइंट के ऊपर करंटली खड़े हैं, और अगर फौरी तौर पे सिचुएशन को हैंडल ना किया गया तो पाकिस्तान एक बड़ी ख़तरनाक पॉइंट पे इकोनॉमिकली खड़ा हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज़ किया है और ये मेरे रिलेट करता है, लिंक करता है, यही मेरी क्वालिफिकेशन है।
तो हम सॉरी टू से कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के साथ सिंसियर कोई नहीं है। जब ये पिछली हुकूमत गई, इमरान खान ने जब आकर टेक ओवर किया है, तो उस वक़्त जो वो हुकूमत थी उन्होंने अपने पूरे साल के फंड्स 2 से 3 माह में अपने MPAs MNA को अलॉट करके तो वो डेवलपमेंट के नाम से खर्च कर दिए और आने वाली हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की। और जो पेमेंट्स करनी थी पोस्ट डेटेड चेक, आगे की तारीख के चेक इन्होंने बनाकर पोस्ट डेटेड चेक जो है अदायगियों में दे दिए कि जब नई हुकूमत आएगी तो वो चेक बाउंस हो जाएंगे और हुकूमत फ्लॉप होगी। यही पॉलिसी कोई भी, अब इमरान खान हुकूमत आई है तो इनको पता था कि ये सब्सिडी देने का हामिल नहीं है हमारा मुल्क, तो इन्होंने सब्सिडी दी, आपका ख़जाना पहले खाली था, उस पर बोझ और बढ़ गया। जब नई हुकूमत आती है तो वो संभल ही नहीं पाती। तो जब ये लोग सिंसियर होंगे तो तभी ही ये आकर हमारी इकॉनमी जो है सर्वाइव भी करेगी और स्टेबल भी होगी। तो इसमें सिर्फ हुकूमत का कसूर नहीं है। अब हम प्रैक्टिकली मार्केट में आए हैं तो जो एक खेमा जो है हमें 6000 का मिलता था, तो हमारे जो स्टॉक होल्डर हैं इन्होंने वो उसकी कीमत 22,000 रुपया कर दी है। कल जो प्याज 80 रुपये किलो था आज 300 रुपये किलो बिक रहा है। तो हर बंदा ही अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। ये आपकी मुसीबतों का भी फ़ायदा उठाते हैं। एक तरफ सैलाब आए हुए हैं, 60 to 70% आपका मुल्क डूबा हुआ है, लोग जो है उनके लिए खाने के पैसे नहीं हैं। इन लोगों ने जो चीज़ों जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें जो है इन्होंने डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 टाइम उनकी प्राइस। क्या आपको लगता है इस वक्त जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बिकॉज आई डू गेट द फीलिंग कि हम और कर सकते हैं, और स्पेशली इस वक्त में जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे जो कि इस वक्त अफेक्टेड लोग हैं, अफेक्टेड इलाके हैं, वो भी इसी तरह से हैं, वो भी ताजर हैं, वो भी बिजनेसमैन हैं, वो भी लेबर है, हमारी तरह के ही लोग हैं, जिस तरह से हम हैं वैसे ही वो। और इस वक्त ना सिर्फ ये कि अब उनकी सिचुएशन मज़ीद मुश्किल में आ चुकी है, और ना सिर्फ इस वक्त आई थिंक हमें अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को बदलना है, लॉयल्टीज़ को बदलना है, और पाकिस्तानी की तरह सोचना है, एक इंसान की तरह सोचना है। ओवरऑल अगर हम अपने पॉलिटिकल सिनेरियो की भी बात करते हैं, आई डू फील लाइक कि वहाँ पर भी हमें शायद थोड़ा नरम दिल होने की ज़रूरत है, थोड़ी सी इंसानियत की तरफ आने की ज़रूरत है। और अगर सिर्फ इतना सा हम फैसला कर लें कि हम पॉलिटिकली कौन जीतेगा, हम पावर किसकी है, इसकी बजाय ये सोचें कि मुल्क के लिए क्या आज नेशनल इंटरेस्ट है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं सॉरी अभी ये बात करना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में देखें इस वक्त एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, मेरे ख्याल 11 सीटों पे है। अब सूरत हाल ये है कि 9-10 सीटों पे इमरान खान साहब खड़े हो गए। 70 करोड़ रुपया इस इलेक्शन पे खर्च आना है। अच्छा होना क्या है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो सारी सीटों पे जीत जाएंगे, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, 70-80 करोड़ रुपया फिर खर्च होगा उस पर। तो इसका फ़ायदा क्या है? फौरी तौर पे ये इलेक्शन जो है ये मुलतवी करने चाहिए। यही सारा फंड जो है ये उन लोगों को देना चाहिए जो उसके ज़रूरतमंद हैं। ये सियासी खेल, ये सियासी मदारी को बंद करना चाहिए। ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने अगर रिज़ाइन किए हुए हैं या दूसरे किसी ने रिज़ाइन किए हुए हैं, क्यों मरात ले रहे हैं, क्यों वहाँ पे सैलरियाँ ले रहे हैं? ऐलान करें इस बात का कि हम वो सैलरियाँ नहीं लेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं जी हम इन बोगस असम्बलियों को नहीं मानते, इन चीज़ों को नहीं मानते तो क्यों मरात ले रहे हैं? अभी तक वो पार्लियामेंट लॉजेस में बराजमा आप लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे करोड़ों रुपए के, जो लाखों रुपए के आपकी हर महीने की मरात हैं, पेट्रोल है, गाड़ियाँ, उन पे जो आप लोग चढ़ के बैठे हुए हैं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की। प्रोटोकॉल के हवाले से भी आई डू फील लाइक इस वक्त अगर आप देखें तो जो भी विजिट्स किए जा रहे हैं या जिस तरह से भी इमदादी काम जो कि इस वक्त जारी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जा रहा है। एंड आई डू फील लाइक इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जितनी भी ऑफिशियल्स हैं प्रोटोकॉल को साइड पे रखना चाहिए, जो इंडिविजुअल उनका एक्सपेंडिचर है। और आई डू रियलाइज़ कि सिक्योरिटी पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोर्स किसी भी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का होता है, बट उसके अलावा जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको इस वक्त कम किया जाए। जो जितने भी हमारे पास एलोकेशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस वक्त जो फ्लडेड एरियाज़ हैं, जो लोग हैं, उनकी मदद की जाए। और मैं सब पाकिस्तानियों से भी यही इस वक्त कहूँगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ के हमारे क्या ओपिनियंस हैं, और एवरीबडी हैज़ द राइट टू हैव देयर ओन ओपिनियन, उन सबको एक तरफ रखते हुए अभी सिर्फ पाकिस्तान
के बारे में सोचें, पाकिस्तानियों के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें जो कि जिनकी ज़िंदगी एक तरह से ऑलमोस्ट अपसाइड डाउन टर्न हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकाला और इतने अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात की और इतनी अच्छी तरीके से एड्रेस किया इन सब्जेक्ट्स को। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।